हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और हम 14 चैप्टर सेंटर स्टेट रिलेशंस को पढ़ रहे थे। स्टूडेंट, अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं उनके बारे में, और साथ ही समझेंगे कि पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनको यूनियन लिस्ट और जो स्टेट लिस्ट हैं उनके अंडर कौन कौन से सब्जेक्ट्स में टैक्स को एप्लीकेबल करने का राइट है। चलिए स्टूडेंट, इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन की बात करते हैं तो उसके लिए अंडर आर्टिकल 268 से अंडर आर्टिकल 293 तक जो भी प्रोविज़न्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में, वे सभी प्रोविज़न्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में बताते हैं। स्टूडेंट, आर्टिकल 268 से लेकर आर्टिकल 293 तक जितने भी प्रोविज़न्स हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, वो सभी सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में प्रोविज़न्स को देते हैं। और जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में मेंशन किया गया है। स्टूडेंट, लेकिन पार्ट 12 के अलावा या फिर जो ये हमने अभी आर्टिकल पढ़े जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में ही हैं, फ्रॉम आर्टिकल 268 टू आर्टिकल 293, इन आर्टिकल्स के अलावा भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसे प्रोविज़न्स दिए गए हैं जो कि सेंटर स्टेट रिलेशंस, सेंटर स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं उनके बारे में प्रोविज़न्स को बताते हैं। स्टूडेंट, अगर हम जो ये फाइनेंशियल रिलेशंस हैं सेंटर और स्टेट के बीच में इनको स्टडी करेंगे तो इसके लिए इनको हम जो कुछ मेन हेडिंग्स हैं उनके अंडर ही इस पूरे टॉपिक को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, जो फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट है इसको हम स्टडी करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स के अंडर। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलोकेशंस ऑफ टैक्सिंग पावर्स। स्टूडेंट, जो एलोकेशंस ऑफ टैक्सिंग पावर्स है इसमें हम पढ़ेंगे कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है और जो हमारी पार्लियामेंट है उनके पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो 7th शेड्यूल है उसमें जो 3 लिस्ट दी गई हैं जिन्हें कि हम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के नाम से जानते हैं। उन लिस्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर टैक्स को एप्लीकेबल करने की, जो टैक्स को लेवीड करने की, टैक्स का जो अलोकेशन है वो स्टेट लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट को दिया गया है। ये सब स्टडी करेंगे हम एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर्स में। मींस स्टूडेंट कि जब टैक्स को एप्लीकेबल किया जाएगा, टैक्स को लेवी किया जाएगा तो उस टाइम पर उसके लिए हायर अथॉरिटी पार्लियामेंट मानी जाएगी या फिर कुछ टैक्स में इसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर को सुपीरियरिटी दी जाती है। तो स्टूडेंट, इसको हम इस टॉपिक के अंदर इस हेडिंग में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज़। इसको भी हम अलग से इसको पूरा स्टडी करेंगे कि जो टैक्स रेवेन्यूज़ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरीके से होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यूज़। जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ है मींस कि ऐसे रेवेन्यू जो कि टैक्स से जनरेट नहीं होते हैं तो उनको सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरीके से इन नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, साथ ही ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट्स, सेंटर के द्वारा जो कुछ ग्रांट्स इन जो एड दी जाती हैं उसके बारे में भी हम डिटेल से स्टडी करेंगे और उसमें सेंटर और स्टेट के बीच में जो फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो ग्रांट्स इन एड है जो स्टेट को दी जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इसके बाद आता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल यानी जीएसटी काउंसिल। इसको भी हम डिटेल से स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, इसके बाद ही जो सेंटर और
और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं उनको डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है, उसके लिए बनाई गई है फाइनेंस कमीशन। स्टूडेंट फाइनेंस कमीशन को भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट सेंटर स्टेट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में जो भी डिस्कशन है उसको करने के लिए हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट्स इंटरेस्ट। मीन्स कि कुछ ऐसे चीज़ों में, कुछ ऐसे फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट्स हैं वहाँ पर सेंटर और स्टेट के बीच में इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि जो स्टेट्स हैं उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट इसमें हेडिंग पढ़ेंगे बोरोइंग बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स। स्टूडेंट इसमें जो भी सेंटर के द्वारा जो बोरो किया जाता है या फिर स्टेट्स के द्वारा जो भी बोरो किया जाता है, जो भी लोन लिए जाते हैं, तो इन सब को डिटेल स्टडी करेंगे। इसके बाद सेंटर और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन है इसी के अंडर हम स्टडी करेंगे इंटर गवर्नमेंटल टैक्स कम्युनिटीज़ को। स्टूडेंट इसमें स्टडी करेंगे इंटर गवर्नमेंटल टैक्स इम्यूनिटीज़ को कि इसमें क्या है कि गवर्नमेंट के बीच में क्या है, अलग अलग स्टेट्स के बीच में इनको क्या दिया गया है, कुछ टैक्स से इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड कराई गई हैं, इसको भी हम स्टडी करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ इमरजेंसीज़। स्टूडेंट सेंटर और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं, जब नेशनल इमरजेंसी का टाइम आता है तो उस टाइम पर सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशन किस तरीके से अफेक्ट होते हैं, इस चीज़ को भी हम पढ़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट इसमें हम सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला इसका हेडिंग है एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर्स। इसमें हम समझेंगे कि जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं और जो पार्लियामेंट है उनको कुछ टैक्सेस से रिलेटेड जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं उन पर ऐसे कौन कौन से टैक्स हैं जिनको स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा या फिर पार्लियामेंट के द्वारा उनको लेवी किया जा सकता है, उनको इम्पोज किया जा सकता है। तो इसी चीज़ को हम इस हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे जिसमें दिया गया है कि एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर। मीन्स कि जो टैक्स हैं उनको एलोकेट करने की, उनको इम्पोज करने की पावर किन के पास है। अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर इस रेफरेंस में हम दो बॉडीज़ की बात करते हैं। एक हम करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर की बात और दूसरी हम बात करेंगे पार्लियामेंट की। स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, स्टेट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं उनमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे कि जो स्टेट लिस्ट के अंडर हैं और उनमें टैक्स का इम्पोजिशन स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा किया जा सकता है। और ऐसे ही जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा जो यूनियन लिस्ट के अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर टैक्स को लेवी किया जा सकता है, टैक्स को इम्पोज किया जा सकता है। स्टूडेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो टैक्सिंग पावर है उसको सेंटर और स्टेट के बीच में उसको डिवाइड किया गया है। स्टूडेंट इसमें ही हम सबसे पहले पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट के पास यूनियन लिस्ट के जो कुछ सब्जेक्ट हैं, यूनियन लिस्ट में बेसिकली स्टूडेंट 13 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर कि हमारी पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है और यूनियन लिस्ट के उन 13 सब्जेक्ट्स पर जो टैक्स का इम्पोजिशन है, जो टैक्स का लेविशन है, वो पार्लियामेंट के द्वारा किया जा सकता है। और स्टूडेंट अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास जो टैक्स को इम्पोज करने की पावर होती है वो स्टेट लिस्ट के अंडर कुछ ऐसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। स्टेट लिस्ट के अंडर 18 सब्जेक्ट्स हैं जिनसे रिलेटेड टैक्स को एप्लीकेबल करने की, टैक्स को इम्पोज करने की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जो एक्सक्लूसिव पावर है, वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास होती है। स्टूडेंट सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारी पार्लियामेंट के पास यूनियन लिस्ट के ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिन पर कि हमारी पार्लियामेंट टैक्स इम्पोज कर सकती है।
तो स्टूडेंट जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट के सबसे पहले ऐसे हम 13 सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे जिनके अंदर पार्लियामेंट टैक्स का इम्पोजिशन कर सकती है। स्टूडेंट यूनियन लिस्ट को लिस्ट फर्स्ट भी कहा जाता है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में दी गई है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? यूनियन लिस्ट की। हमने अभी पढ़ा कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को यूनियन लिस्ट के अंदर कम से कम जो 13 सब्जेक्ट्स हैं उनमें टैक्स को इम्पोज करने की एक्सक्लूसिव पावर दी गई है। तो स्टूडेंट ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यूनियन लिस्ट के अंदर जिन पर पार्लियामेंट उन पर टैक्स लगा सकती है? ऐसे सब्जेक्ट को हम अभी यूनियन लिस्ट के अंडर देखेंगे। स्टूडेंट यूनियन लिस्ट में जो एंट्री नंबर 82 है, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। इस अगर ऐसी कोई भी इनकम है जो कि क्या है, एग्रीकल्चर इनकम से अलग है, यानी एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर जो भी इनकम है उस पर जो टैक्स लगाने का जो राइट है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। स्टूडेंट इसके बाद ही एंट्री नंबर 83 है वो उसमें भी जो पार्लियामेंट है उस पर क्या कर सकती है? टैक्स को एप्लीकेबल कर सकती है। ड्यूटीज़ ऑफ कस्टम्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। स्टूडेंट इसमें पार्लियामेंट के द्वारा जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं और साथ ही जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हैं उनको इम्पोज किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट आता है जिसके ऊपर पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी होती है कि पार्लियामेंट इन सब्जेक्ट पर टैक्स का इम्पोजिशन कर सकती है। वो है हमारी यूनियन लिस्ट की 84 नंबर की एंट्री। इसमें बताया गया है ड्यूटीज़ ऑफ एक्सरसाइज ऑन द फॉलोइंग गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ऐसी कोई भी वस्तु जो कि कहाँ पर हो, इंडिया में मैन्युफैक्चर की गई हो या फिर इंडिया में प्रोड्यूस की गई हो, उसके ऊपर जो भी एक्साइज ड्यूटी है वो किसके द्वारा लगाई जाएगी? वो पार्लियामेंट के द्वारा लगाई जाएगी। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारी यूनियन लिस्ट में आती हैं और इस पर जो टैक्स लगाने की या जो टैक्स को इम्पोज करने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है? वो हैं पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल और मोटर स्पिरिट, जिसे कि हम नॉर्मली पेट्रोल कहते हैं। पेट्रोलियम क्रूड का चाहे मैन्युफैक्चरिंग किया जाए या फिर उसका प्रोडक्शन किया जाए तो अगर वो इंडिया के अंदर किया जा रहा है तो उस पर जो एक्साइज ड्यूटी है उसको लगाने की जो अथॉरिटी है वो हमारी पार्लियामेंट के पास होगी। ऐसे ही जो हाई स्पीड डीजल है और जो मोटर स्पिरिट है जिसे कि पेट्रोल कहा जाता है, पेट्रोल की भी जो अगर हमारी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कंट्री के अंदर ही उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है तो उस पर जो एक्साइज ड्यूटी है वो पार्लियामेंट के द्वारा लगाई जाती है। उस पर कोई भी टैक्स लगाया जाएगा तो उस पर जो अथॉरिटी होगी वो पार्लियामेंट के पास होगी। स्टूडेंट ऐसे ही यूनियन लिस्ट के कुछ और भी सब्जेक्ट हैं जिन पर पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी होती है कि इन सब्जेक्ट्स पर जो टैक्स का इम्पोजिशन है वो पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जाता है। स्टूडेंट इसमें सब्जेक्ट आता है नेचुरल गैस। अगर हमारी कंट्री के अंदर कहीं भी नेचुरल गैस का प्रोडक्शन होता है, नेचुरल गैस का मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उससे रिलेटेड जो भी एक्साइज ड्यूटी है वो भी पार्लियामेंट के द्वारा ही इम्पोज की जा सकती है। और स्टूडेंट एविएशन, टरबाइन फ्यूल, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट, अगर कोई भी टोबैको प्रोडक्ट है या फिर टोबैको है तो उस पर जो भी टैक्स का जो इम्पोजिशन है उसको टैक्स लगाने का जो राइट है किसके पास है? वो पार्लियामेंट के पास है, क्योंकि ये सब क्या है? यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। यूनियन लिस्ट के हमने अभी कितने सब्जेक्ट पढ़े कि यूनियन लिस्ट के 13 सब्जेक्ट के अंदर पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि इन 13 सब्जेक्ट पर हमारी पार्लियामेंट टैक्स का इम्पोजिशन कर सकती है, जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट इसी में जो यूनियन लिस्ट है उसकी जो एंट्री नंबर 85 है उसमें जो कॉरपोरेशन टैक्स है, तो स्टूडेंट जो कॉरपोरेशन टैक्स है इससे रिलेटेड जो भी इम्पोजिशन है, इस टैक्स का जो कॉरपोरेशन टैक्स है इसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स हैं, इसका जो भी इम्पोजिशन है या इसका जो भी कलेक्शन है वो पार्लियामेंट के द्वारा
किया जा सकता है। स्टूडेंट इसी में 86 नंबर की एंट्री आती है। इस पर भी जो अथॉरिटी है टैक्स को इम्पोज करने की वो पार्लियामेंट के पास ही है। टैक्स ऑन द कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, किसी भी एसेट्स की जो कैपिटल वैल्यू है उस पर जो भी टैक्स लगाया जाएगा वो पार्लियामेंट के द्वारा लगाया जाएगा। और बताया गया है कि एक्सक्लूसिव ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, टैक्सेस ऑन द कैपिटल ऑफ कंपनीज। स्टूडेंट इसमें बताया गया है कि किसी भी कंपनी का जो कैपिटल है, जो उसकी पूंजी है, उस पर जो भी टैक्स लगाया जाएगा वो पार्लियामेंट के द्वारा ही इम्पोज किया जाएगा। या फिर अगर कोई भी एसेट्स है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का या फिर किसी भी कंपनी का, तो उसकी जो भी कैपिटल वैल्यू है उस पर जो भी टैक्स लगाया जाएगा वो पार्लियामेंट के द्वारा उस पर टैक्स की जो भी कंडीशन है वो इम्प्लीमेंट की जाएंगी। स्टूडेंट इसी में यूनियन लिस्ट के कुछ और भी सब्जेक्ट्स हैं जिन पर पार्लियामेंट को टैक्स इम्पोज करने का राइट है। स्टूडेंट नेक्स्ट एंट्री आती है यूनियन लिस्ट के अंदर एंट्री नंबर 87, जिसमें कहा गया है ई स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। अगर क्या है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि एग्रीकल्चरल लैंड को छोड़कर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, उस पर क्या लगाया जाएगा, उस पर ई स्टेट ड्यूटी लगाई जाएगी। और ई स्टेट ड्यूटी को लगाने का जो राइट है वो हमारी पार्लियामेंट के पास होगा। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट एंट्री आती है वो है एंट्री नंबर 88। एंट्री नंबर 88 में बताया गया है ड्यूटीज़ इन रेस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन टू प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड को छोड़कर अगर कोई भी प्रॉपर्टी है तो उस पर जो भी ड्यूटीज़ का जो भी इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा उसमें, तो वो किसके द्वारा किया जा सकता है, वो भी पार्लियामेंट के द्वारा ही टैक्स का इम्पोजिशन किया जा सकता है। ऐसी जो भी प्रॉपर्टी है जो कि एग्रीकल्चरल लैंड को छोड़कर अदर देन दैट उस पर क्या किया जा सकता है, जो भी ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के सक्सेशन से रिलेटेड उस पर जो सारा इम्पोजिशन का राइट होगा वो हमारी पार्लियामेंट के पास होगा। इसके बाद यूनियन लिस्ट की नेक्स्ट एंट्री आती है एंट्री नंबर 89। इस पर भी जो टैक्स को इम्पोज करने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। यूनियन लिस्ट की जो एंट्री नंबर 89 है उसमें बताया गया है टर्मिनल टैक्सेस ऑन goods or passengers carried by railway, sea or air, taxes on railway fares and freights। तो स्टूडेंट ये सब भी क्या है, जो भी रेलवे का जो रेलवे के द्वारा जो भी टैक्स लिया जाता है, जो टर्मिनल टैक्स है ऑन गुड्स एंड पैसेंजर है, या फिर जो रेलवे के द्वारा टैक्स लिया जाता है, या फिर ऐसा कोई भी टैक्स जो कि क्या है रेलवे फेयर्स पे है या फ्रीट्स पे है, तो उन सब पर भी जो टैक्स को इम्पोज करने की अथॉरिटी है वो हमारी पार्लियामेंट के पास है। इसके बाद यूनियन लिस्ट की नेक्स्ट एंट्री है एंट्री नंबर 90, और उसमें भी जो टैक्स को इम्पोज करने की जो अथॉरिटी है वो हमारी पार्लियामेंट के पास है। टैक्सेस अदर देन स्टैम्प ड्यूटीज़ ऑन ट्रांजैक्शंस इन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड फ्यूचर मार्केट्स। इसमें बताया गया है कि टैक्सेस अदर देन स्टैम्प ड्यूटीज़ ऑन ट्रांजैक्शंस इन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड फ्यूचर मार्केट्स। अगर कोई भी जो ट्रांजैक्शन में जो क्या है स्टॉक एक्सचेंज जो भी क्या है ट्रांजैक्शंस में जो भी स्टैम्प ड्यूटी है उस पर किसी भी टैक्स को छोड़कर कोई भी अगर अदर टैक्स हैं तो उन पर क्या होगा, उन पर जो टैक्स को इम्पोज करने की अथॉरिटी होगी वो पार्लियामेंट के पास होगी। टैक्सेस अदर देन स्टैम्प ड्यूटीज़ ऑन ट्रांजैक्शन इन स्टॉक एक्सचेंज एंड फ्यूचर मार्केट्स। स्टूडेंट इसमें बताया गया है कि जो भी हमारे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, जो भी हमारी फ्यूचर मार्केट्स होती हैं, स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, वहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन में जो भी स्टैम्प ड्यूटी लगाई जाती है उसके अलावा कोई भी जो टैक्स होगा उस पर जो इम्पोजिशन का राइट होगा वो पार्लियामेंट के पास होगा। स्टूडेंट
इसके बाद ही अभी कुछ और भी एंट्रीज़ हैं जो कि हमारे यूनियन लिस्ट के अंदर दी गई हैं, और इन पर जो टैक्स को इम्पोज करने का जो राइट है वो हमारी पार्लियामेंट के पास है। इसमें आती है यूनियन लिस्ट के अंदर नेक्स्ट एंट्री आती है एंट्री नंबर 91। एंट्री नंबर 91 में कहा गया है रेट्स ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, promissory notes, bills of lading, letters of credit, policies of insurance, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रॉक्सीज एंड रिसिप्ट्स, इन सब से रिलेटेड जो भी टैक्स को इम्पोज करने का जो राइट है, जो अथॉरिटी है, वो हमारी पार्लियामेंट के पास है। इसके बाद नेक्स्ट यूनियन लिस्ट की एंट्री है एंट्री नंबर 92A। इसमें बताया गया है टैक्सेस ऑन द सेल और purchase of goods other than the newspaper where such sale or purchase takes place in the course of interstate trade or commerce। स्टूडेंट, इसमें बताया गया है कि जो भी न्यूज़पेपर को छोड़कर अगर किसी भी प्रकार की कोई भी गुड्स की जो परचेजिंग है, जो सेलिंग है, उस पर जो भी टैक्स का जो इम्पोजिशन है वो पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा। या फिर कोई भी ऐसी सेल, सिर्फ इसमें न्यूज़पेपर को छोड़ा गया है जहाँ पर न्यूज़पेपर की सेल हो रही हो और न्यूज़पेपर की जो सेल और परचेजिंग है वो किन्हीं दो स्टेट के बीच में उसमें ट्रेड और कॉमर्स हो रहा हो। न्यूज़पेपर की सेलिंग को छोड़कर कोई भी अदर जो टैक्स है उससे रिलेटेड सेल और परचेज में क्या होगा, उसमें जो भी टैक्स को इम्पोज करने का राइट होगा वो हमारी पार्लियामेंट के पास होता है, और इसको मेंशन किया गया है यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 92A में। इसके बाद नेक्स्ट इसमें दो और यूनियन लिस्ट में एंट्रीज़ दी गई हैं जिससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स में जिस पर जो टैक्स को इम्पोज करने की पावर है वो हमारी पार्लियामेंट के पास है। इसमें दी गई है एंट्री नंबर 92B जिसमें बताया गया है टैक्सेस ऑन द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। स्टूडेंट, इसमें बताया गया है कि जो भी अगर गुड्स का जो भी कंसाइनमेंट है और इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स में किन्हीं दो स्टेट के बीच में कोई भी ट्रेड हो रहा हो, कोई भी कॉमर्स हो रहा हो, और उसमें क्या है कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स में अगर कोई भी क्या है, जब उनके बीच में जो इंटर स्टेट ट्रेड या कॉमर्स हो रहा हो तो उस टाइम पर जो भी टैक्स को इम्पोज करने की जो राइट होगा, जो गुड्स के ऊपर जो कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स है उसके ऊपर जो टैक्स को इम्पोज करने का राइट होगा, दो या दो से अधिक स्टेट के बीच में कोई भी जब इंटर स्टेट ट्रेड या कॉमर्स हो रहा हो तो उसमें भी जो टैक्स को इम्पोज करने की अथॉरिटी है वो किसके पास होगी, वो हमारी पार्लियामेंट के पास होगी। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आती है एंट्री नंबर 96 जो कि यूनियन लिस्ट की एंट्री है, और इसमें भी जो टैक्स को इम्पोज करने का राइट है वो हमारी पार्लियामेंट के पास है। फीस इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द मैटर इन दिस लिस्ट बट नॉट इंक्लूडिंग फीस टेकन इन एनी कोर्ट। स्टूडेंट, इसमें बताया गया है कि कोई भी ऐसी फ़ीस जो कि जिसका कि यहाँ पर अभी इस लिस्ट में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी कोई भी फ़ीस जो कि कोर्ट के द्वारा बताया गया है कि लेकिन ऐसी कोई भी फ़ीस जो कि कोर्ट के द्वारा ना ली गई हो, तो वो ऐसी कोई भी फ़ीस पर जो टैक्स लगाया जाएगा उसकी अथॉरिटी किसके पास होगी, पार्लियामेंट के पास होगी। स्टूडेंट, इसमें बताया गया कि फीस इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द मैटर्स इन दिस लिस्ट, ठीक है, इसमें बताया गया कि कोई भी ऐसा मैटर जो कि इस लिस्ट में दिया गया है लेकिन क्या होना चाहिए, उसमें उस लिस्ट में जो भी ये फ़ी है उस फ़ी को किसी कोर्ट के द्वारा नहीं लिया होना चाहिए। बट नॉट इंक्लूडिंग फीस टेकन इन एनी कोर्ट, लेकिन किसी कोर्ट के द्वारा उस फ़ी को नहीं लिया जाना चाहिए। यानी उन्होंने इस एंट्री नंबर 96 में कहा गया है कि यूनियन लिस्ट के अंदर अगर कोई किसी भी मैटर से रिलेटेड अगर कोई भी फ़ीस है तो उस पर जो भी टैक्स लगाया जाएगा
उस पर सारी अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास ही होगी। लेकिन यूनियन लिस्ट में कोई ऐसा सब्जेक्ट ना हो जिस पर कि कोई भी ऐसी फीस जो कि कोर्ट के द्वारा ली गई हो। अगर कोर्ट के द्वारा कोई फ़ी ली गई है तो वो इस फ़ी के अंदर इंक्लूड नहीं होगी जो कि इस यूनियन लिस्ट में आई है, और उस फ़ी पर जो टैक्स का इम्पोजिशन है वो फिर पार्लियामेंट की अथॉरिटी के अंदर नहीं आएगा जो कि किसी कोर्ट के द्वारा ली गई है। तो स्टूडेंट, इनका बेसिकली ये कहने का मीन्स है कि यूनियन लिस्ट के अंदर अगर कोई भी मैटर है और उसमें अगर कोई भी फ़ी है लेकिन उसको उस पर जो टैक्स का इम्पोजिशन है उसको उसकी जो अथॉरिटी है वो हमारे पार्लियामेंट के पास होगी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन दिया गया है कि लेकिन वो ऐसी फ़ी नहीं होनी चाहिए जो कि किसी कोर्ट के द्वारा ली गई हो।